Hi friends, how are you? Fine. Shall we start our discussion for second chapter? अगर आप नहीं बोलोगे तो भी करना है. Yes or no? So जिस चैप्टर को भी हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. When I refer to that chapter, it is interpersonal communication and skills. Now, let us first understand this term, all of you, on the screen. Don't write anything, just see first. When I refer to the word interpersonal skill, what we understand from that is interpersonal मतलब एक पर्सन के दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेशन करते वक्त की जो स्किल्स है उसको हम इंटरपर्सनल स्किल्स से रिलेट करते हैं. मतलब क्या, देखो, हर एक फैमिली में या हर एक फ्रेंड सर्कल में या हर एक रिश्तेदारी में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हर एक को मिलता है जिसके साथ आप आपका दुख दर्द सब बांट सकते हो. इनफैक्ट व्हेन यू कम फॉर क्लासेस इन कोचिंग ऑल्सो अमंग्स योर टीचर्स यू विल फाइंड वन पर्टिकुलर टीचर जिसके साथ आप दुख दर्द बांट सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी बात करोगे तो हम कहेंगे हमारे लिए सुशील सर है. हम सब के जो भी डिस्कशन है, इनफैक्ट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन माय टीचिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सपर्ट, कि कोई भी स्टूडेंट हो अगर उसे कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्टी है किसी बात को लेकर, तो जाके सुशील सर से बात करेगा. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट हम किसी एक पर्सन के पास एक रे ऑफ होप की तरह क्यों देखते हैं? बिकॉज हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमें वहां से मिल जाएगा. हर एक व्यक्ति के लिए कोई ना कोई होता है. अब ये कहता है कि जो व्यक्ति के पास आप इस रे ऑफ होप की तरह देखते हो, आशा की किरण की तरह देखते हो, वो व्यक्ति जो होता है ना, उस व्यक्ति के इंटरपर्सनल स्किल्स काफी अच्छे होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट उस व्यक्ति से हमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी मिलती है. उस व्यक्ति के साथ बात करने से हमारे प्रॉब्लम्स के लिए हमें अलग सॉल्यूशंस मिल जाते हैं. अब ये क्वालिटी हर एक पर्सन में होती है क्या? नहीं. वो कहते हैं कि अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में जो कॉर्पोरेट लेवल पर बैठे हुए लोग हैं, मतलब कौन से टॉप लेवल पर, जो कॉर्पोरेट लेवल पर बैठे हुए लोग हैं, अगर उनके पास अच्छे इंटरपर्सनल स्किल्स होंगे तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में उनके जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके किसी भी प्रॉब्लम के लिए उन्हें दिक्कत नहीं आएगी. एंड फॉर एवरी प्रॉब्लम दे विल गेट अ सॉल्यूशन. सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इंटरपर्सनल स्किल इज एन आर्ट and this art has to be groomed. This art has to be groomed. अगर आप इस आर्ट को प्रॉपरली ग्रूम करोगे तो आपके लाइफ में जिस जगह पर आप रहते हो वहां पर हर जगह पर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहता है. वेरी सिंपल दोस्तों, अगर आपको आपके लाइफ में पॉजिटिव एनवायरनमेंट हर वक्त बनाए रखना है तो आपको इंटरपर्सनल स्किल्स को क्या करना है? डेवलप करना है, इंप्रूव करना है, ग्रूम करना है. अब ये कैसे करना है? अगर मुझे पूछोगे आप तो मैं कहूंगा इंटरपर्सनल स्किल्स किसी भी व्यक्ति के 4-5 फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंडेंट होते हैं. सबसे पहले हम कहेंगे इंटरपर्सनल स्किल का फर्स्ट फैक्टर है उस पर्सन को इंटरपर्सनल स्किल्स वाला पर्सन तभी माना जाएगा जब उसका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अच्छा होगा. क्या अच्छा होगा? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अच्छा होगा. सिर्फ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अच्छा होकर नहीं चलता है, उस पर्सन को एक एक्टिव लिसनर भी होना चाहिए. मतलब उसके पास एक्टिव लिसनिंग एबिलिटीज होनी चाहिए. देखो दोस्तों, ध्यान दो, हम कौन से पर्सन के पास हमारा दुख दर्द बांटते हैं? जो हमारी ज्यादा बातें सुनता है, करेक्ट, और कम बातें हमको सुनाता है. जब हम उसके पास जाते हैं सब हमारी मन की भड़ास उतार देते हैं. ही इज एक्टिव लिसनर. अगर वो इंटरपर्सनल स्किल्स उसके पास होने चाहिए तो उसके पास ये एक्टिव लिसनिंग एबिलिटी होना चाहिए. मैं कह रहा हूं इंटरपर्सनल स्किल्स को अगर हमें डेवलप करना है तो कौन से एरियाज पर फोकस करना है? तो सबसे पहले इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस को इंप्रूव करना है. ये क्या मैं अभी थोड़ी देर में बता रहा हूं. फिर एक्टिव लिसनिंग पर फोकस करना है. एक्टिव लिसनिंग के साथ साथ ये एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो है क्रिटिकल थिंकिंग. उस पर्सन के पास क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज.
सीआईडी की टीम कभी देखी? सीआईडी, दया, कुछ तो गड़बड़ है। ये जो सोच होता है, हैविंग अ क्वेश्चनिंग माइंड, मतलब किसी भी प्रॉब्लम के लिए एक सोल्यूशन मिल जाए तो इमीडिएटली उस सोल्यूशन को एक्सेप्ट ना करना, क्या वही सोल्यूशन बराबर है कि नहीं, उसे हर एंगल से, हर पहलू से पहले तोलना, समझना और उसके बाद ही सोल्यूशन पर पहुंचना। हैविंग अ क्वेश्चनिंग माइंड, ऑलवेज क्रिटिकल थिंकिंग, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन डिटेल। एंड देन द लास्ट वन जो इन सब में इंपॉर्टेंट है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। जब मैं लिख रहा हूं, काफी स्टूडेंट्स इस टर्म को इमोशनल बिहेवियर से रिलेट करते हैं, तो मैं कह रहा हूं नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस एक अलग टर्म है। मैं जस्ट इन ब्रीफ करता हूं आपको इमोशनल इंटेलिजेंस एग्जैक्टली ये टर्म कैसा है। एक स्टोरी के तहत, रतन टाटा when he was pursuing his MBA and he was adopted by JRD Tata. I don't know how many of you are aware. Ratan Tata is the adopted son of JRD Tata. And he was pursuing his MBA in Cambridge University in London. At that time, once one of his friends had a birthday and the birthday party was kept in a 7-star hotel. So this friend was very rich. The birthday party was kept in a 7-star hotel. Ratan Tata was also the son of industrialist in India. And this stories of that period 1970 से लेके 80 के दौरान, उस वक्त यूके में स्लेवरी, रेड टेपिज्म, ब्लैक और वाइट पीपल का काफी एक दौर चल रहा था। अब 7-स्टार होटल में पार्टी थी, सारे फ्रेंड्स तैयार होके गए पार्टी के लिए, रतन टाटा भी उनके साथ गए। उनके ज्यादातर फ्रेंड ब्रिटिश फ्रेंड्स थे। जब होटल में एंटर होने के लिए सारे फ्रेंड्स जैसे एंटर हुए, रतन टाटा भी एंटर होने लगे, तो उनको डोर स्टेप पे ही वहां पर सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया और उनको कह दिया, यू आर नॉट परमिटेड इन दिस होटल बिकॉज द होटल इज मेंट ओनली फॉर व्हाइट पीपल। नाउ रतन टाटा वाज द सन ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट जेआरडी टाटा। अगर वो चाहते तो उसी वक्त उस सिक्योरिटी गार्ड को नौकरी से निकलवा देते, इफ यू कॉल्ड हिज फादर। बट रतन टाटा ने उस सिचुएशन में जो दिखाया उसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। व्हाट ही डिड, लेट मी एक्सप्लेन, देन वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग। जैसे उस सिक्योरिटी गार्ड ने रोका, रतन टाटा उस सिक्योरिटी गार्ड से झगड़ा ना करते हुए वापस अपने होटल के रूम चले गए। अब अपने होटल में चले गए, अपने रूम में चले गए और उन्होंने ये मन ही मन सोचा, मैं उस सिक्योरिटी गार्ड से लड़के क्या करता, बिकॉज वो सिक्योरिटी गार्ड अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा था, उसे किसी ने बताया था, मतलब वो अपना फर्ज निभा रहा था। अगर मैं उससे लड़कर अभी जीत भी लेता तो जो मेन पर्सन है वहां तक नहीं पहुंचता। तो उन्होंने सोचा, मैं उससे लड़ने के बजाय मैं आज जो मेरे साथ हादसा हुआ है, जो मेरे साथ ये घटना घटी है, इससे मैं एक सबक लेता हूं, एक सीख लेता हूं कि आज यहां से MBA कंप्लीट करने के बाद जब मैं इंडिया वापस जाऊंगा, मैं एक ओथ लेता हूं कि मैं अपना खुद एक चेन ऑफ होटल्स जब भी खोलूंगा, जो मेरा ड्रीम है, तो उस मेरे होटल में हर वर्ग के, हर समुदाय के, हर धर्म के व्यक्ति को फ्रीली एंट्री मिलेगा, वेदर इज अ व्हाइट पर्सन और ब्लैक पर्सन। आई टेक अ ओथ। और you'll not believe, ताज होटल के सीड्स उस वक्त सो किए गए थे। When he came down to India, जो ताज ग्रुप ऑफ होटल्स आज टाटा की एक बहुत बड़ी शान है, हम कहते हैं, आप किसी भी ताज ग्रुप ऑफ होटल्स में जाओ, उनके रिसेप्शन डेस्क पर जाओ और उनको कहो हमें ताज ग्रुप ऑफ होटल्स का ओरिजिन, जो मेन उनका स्टोरी है वो दिखाओ। उनके पास ये स्टोरी रतन टाटा की लिखी हुई है। अब रतन टाटा ने उस हालात में जो दिखाया उसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। एक और ग्रेट लीडर है हमारे फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी। आपने सुना होगा उनके बारे में कि किसी ने उनको थप्पड़ मार दिया था। अब किसी ने उनको थप्पड़ मार दिया था तो नॉर्मली एक पर्सन का रिएक्शन होगा कि वो भी रिएक्ट करके थप्पड़ मारेगा, बट महात्मा गांधी ने अपना दूसरा गाल आगे कर दिया और उसको कहा तुम इधर भी थप्पड़ मार लो क्योंकि तुम्हें गुस्सा आया है, तुम गुस्सा पहले निकाल लो। नाउ व्हाट इज दैट, हम कहेंगे ये इमोशनल इंटेलिजेंस बिहेवियर जो होता है ना, ध्यान दो, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आपको गाल आगे करना है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को गलत वे में इंटरप्रेट कर लेते हैं, अच्छा थप्पड़ मार लिया मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, हमको अगर थप्पड़ मार लिया हम कुछ नहीं कहेंगे तो वी आर इमोशनल इंटेलिजेंट। नो, आई एम ट्राइंग टू से यू व्हाट एग्जैक्टली इट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस में आप उस अपोजिट पर्सन के इमोशंस को, ध्यान दो, आपके नहीं, आपके तो हर वक्त होती है इमोशंस, उस अपोजिट पर्सन के इमोशंस को आप समझते हो, उसे अंडरस्टैंड करते हो, उसे रिस्पेक्ट करते हो और उसे रिस्पेक्ट करते हुए
आप आपके इमोशंस को कंट्रोल करते हो। ध्यान दो, आप उस अपोजिट पर्सन के इमोशंस को समझते हो, रिस्पेक्ट करते हो, उसे अंडरस्टैंड करते हो और आप खुद के इमोशंस पर कंट्रोल करते हो, उसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। और उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट इसमें कहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, हर एक पर्सन के पास कुछ ना कुछ परसेंटेज में बचपन से होता है, बट जिस तरह से वो लाइफ अपनी जीता है बचपन से लेके जवानी तक या उसके बाद हम कहेंगे बुढ़ापे तक, उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, उसके अपब्रिंगिंग से, उसके एनवायरनमेंट से उसका इमोशनल इंटेलिजेंस क्वालिटी डेवलप होता है। ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस क्वालिटी है अगर मैं आपको कहूं, इस इमोशनल इंटेलिजेंस क्वालिटी को आज भी हम ग्रूम कर सकते हैं। तो आई से इट इज अ बिग बोन। देखो, ये चारों फैक्टर्स किसके लिए जरूरी है जो हम डिस्कस कर रहे हैं? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब किस पर फोकस करते हैं? इंटरपर्सनल स्किल्स पर। हम कह रहे हैं कि अगर आपको इंटरपर्सनल स्किल्स इंप्रूव करने हैं तो आपको इन चार फैक्टर्स पर क्या करना है? फोकस करना है। और ये चार फैक्टर्स पर अगर आप फोकस करोगे, ये इंप्रूव होगा, तो आपके इर्द गिर्द जो एनवायरमेंट होगा वो कैसे होगा? अरे बोलो भाई, पॉजिटिव एनवायरमेंट होगा। और हर व्यक्ति चाहता है कि उसका सराउंडिंग एनवायरमेंट पॉजिटिव बना रहे, पॉजिटिव बना रहे। पॉजिटिव एनवायरमेंट आपको लाइफ में जो चाहिए वो सब दिलवा देता है। सो दैट इज पॉजिटिव एनवायरमेंट। ओके, तो पूरा चैप्टर जो आज हमें डिस्कस करना है वो इन्हीं चार फैक्टर्स पर है। चैप्टर नंबर 2, जैसे ये चार फैक्टर्स हो गए, चैप्टर नंबर 2 इज ओवर। मैंने आपको जस्ट ब्रीफ आउट कर दिया हर एक कंसेप्ट। पहले इमोशनल इंटेलिजेंस बता दिया आपको। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मैंने लिखा था, आई एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली इट इज। देखो, हमने ओरल कम्युनिकेशन पढ़ा है। व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन? फेस टू फेस। ओरल कम्युनिकेशन इज फेस टू फेस। ओरल मतलब क्या? फेस टू फेस। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज अ वाइडर कंसेप्ट। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में ओरल कम्युनिकेशन तो आता ही है। ओरल कम्युनिकेशन के अलावा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल, कम्युनिकेशन ऑन टेलीफोन, कम्युनिकेशन थ्रू एवरी मीडियम, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, जब आप किसी व्यक्ति के साथ करते हो, वो भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आता है। दोस्तों, अगर आपको इंटरपर्सनल स्किल्स इंप्रूव करने हैं तो आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन डेवलप होना चाहिए। मतलब आप किसी से फेस टू फेस बात करो, आप किसी के ईमेल का रिप्लाई करो, आप किसी के साथ टेलीफोन पर बात करो, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात करो, आपके वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स वहां पर दिखने चाहिए कि वाकई में आप एक ऐसे पर्सन हो जो 7 C's, याद है क्या? 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करते हो, जो ओरल कम्युनिकेशन में देखा था। कैंडिड हो, क्लियर हो, कंसाइज हो, बोलो आप करेक्ट हो, आप कंप्लीट हो, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। मतलब ये जो 7 C's हमने देखे थे, वो 7 C's आपके कम्युनिकेशन में जब ओरल में होते हो झलकना चाहिए। अब हम कहते हैं ईमेल के ऊपर भी जब आप रिप्लाई करते हो तब भी उसमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन झलकता है। क्यों? बिकॉज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है ना, 4 इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं एलिमेंट्स है। जैसे हमने कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस देखा था, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का भी एक प्रोसेस है। और ऐसा कहते हैं कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसकी मैं पहली बात कर रहा हूं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज सच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन और सच काइंड ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें हम कहते हैं इट इज इनएस्केपेबल। क्या कह रहा हूं मैं? इनएस्केपेबल। इट इज इनएस्केपेबल। अगर आप से कोई बात कर रहा है, आपसे कोई बात कर रहा है बट आप उसको रिप्लाई नहीं कर रहे हो, वो आपसे फिर से बात कर रहा है, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, द वेरी अटेम्प्ट नॉट टू कम्युनिकेट कम्युनिकेट्स समथिंग। ध्यान दो, मैं क्यों कह रहा हूं व्हाई इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज इनएस्केपेबल। अगर आपसे कोई बात कर रहा है और आप उसकी बातों का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, मतलब आप उसे मैसेज दे रहे हो कि आप रिप्लाई नहीं करना चाहते हो। सो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज इनएस्केपेबल, द वेरी अटेम्प्ट नॉट टू कम्युनिकेट कम्युनिकेट्स समथिंग। अरे यस और नो? अब इस इनएस्केपेबल टर्म को अगर मैं रिलेट करूं तो यस, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको ईमेल भेजा, आपको ईमेल मिलने के बाद आपने उस ईमेल का रिप्लाई नहीं किया, उसने सेकंड रिमाइंडर मेल भेजा, आपने उस सेकंड रिमाइंडर मेल का भी रिप्लाई नहीं किया, एंड वेर एज यू आर अ रेगुलर रीडर ऑफ योर ईमेल्स। ऐसे नहीं कि आप ओकेजनली वंस इन अ ब्लू मून ईमेल ओपन करते हो, आप रेगुलर रीड करते हो, बट आपके 2-3 ईमेल जो उसने सेंड किए आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो व्हाट इज दैट? द वेरी अटेम्प्ट नॉट टू कम्युनिकेट कम्युनिकेट समथिंग।
तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का फर्स्ट एलिमेंट है कि वो कम्युनिकेशन कैसा है, इनएस्केपेबल है। अरे समझ आएगी नहीं दोस्तों। सेकेंड फैक्टर जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए और एलिमेंट है, सॉरी, जो है, हम कहते हैं उसे इरिवर्सिबल। क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल। अरे वर्ड्स वंस स्पोकन कैन नॉट बी टेकन बैक। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जब इन्वॉल्व होते हो, हम कहते हैं सोच समझ कर बोलो। क्यों? बिकॉज वर्ड्स वंस स्पोकन कैन नॉट बी टेकन बैक। आई होप यू आर गेटिंग इट। इरिवर्सिबल है। और एक चीज, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कई बार कॉम्प्लेक्स भी होता है। इट कैन बी कॉम्प्लेक्स ऑल्सो। क्यों? अगर सेंडर और रिसीवर दोनों एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैन बी कॉम्प्लेक्स। सर एग्जांपल दो, सुनो। अक्सर आपने स्ट्रीट फाइट्स देखी होंगी। स्ट्रीट फाइट्स, चौक में कुछ हो गया, दोनों उतर गए, झगड़ा शुरू हो गया। फिर एक जन कहता तू जानता नहीं मैं कौन हूं, वो कहता तू नहीं जानता मैं कौन हूं। अब दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, इसलिए कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। जस्ट इमेजिन, क्योंकि दोनों एक दूसरे को नहीं जान रहे, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है, और वो कहता तू जानता नहीं मैं कौन हूं, वो कहता मैं भी कौन हूं तू नहीं जानता। बट अगर सेम सिचुएशन, आपकी गाड़ी के साथ कोई आकर टकरा रहा है और एकदम से आप उतरे झगड़ा करने के लिए, पता चला आपके सर ही है, टीचर है, सर थोड़ा देखिए, हाँ ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं, ओके, यू मूव ऑन। व्हाई? बिकॉज दोनों ने एक दूसरे को पहचाना था, दोनों एक दूसरे को जानते थे, वो कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ, वो सिंपल हो गया। अरे समझ रहा है कि नहीं? मतलब अगर आपको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आपको जीत हासिल करनी है या आपको उसे इफेक्टिव बनाना है, असरदार बनाना है, तो सबसे पहली क्वालिटी जो आपको डेवलप करनी है, आपको उस पर्सन को समझना है। अगर आप उसे नहीं समझोगे, वो कॉम्प्लेक्स बनते जाएगा। और फिर मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये कहते हुए दुख होता है, बट अक्सर फैमिलीज में पेरेंट्स को बच्चे ना समझते और पेरेंट्स बच्चे को नहीं समझते, इसलिए वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स होते जाता है। एंड सालों बीत जाते, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और फिर किसी लाइफ में किसी एक मोड़ पर दोनों एक दूसरे को समझते हैं और फिर पुरानी यादों में रोते बैठते हैं। Why I'm trying to say this? Because इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से आप आपके परिवार वालों को, आपके दोस्तों को जितने जल्दी समझ लोगे ना, आप उनके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप कर पाओगे। मैं जो बोल रहा हूं समझ रहा है कि नहीं? सी, अप्स एंड डाउन्स आर देयर इन एवरी रिलेशनशिप। द पॉइंट इज हाउ फास्ट, हाउ इजीली यू अडॉप्ट इट, मतलब हाउ इजीली यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन। और मैं कह रहा हूं ये एक क्वालिटी है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो आपको इंप्रूव करा सकती है। अब ये सब सुनने के बाद हर एक को ऐसा लग रहा होगा कि मैं भी ये डेवलप करूं। यस, यू कैन डेवलप इट। और इसलिए मैं बता रहा हूं, इस चैप्टर को भी, जैसे फर्स्ट चैप्टर में मैंने कहा था, अगर आप इसको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू लोगे, 2 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस इस चैप्टर के आ सकते हैं, बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू जिंदगी भर आप याद रखोगे। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में एग्जैक्टली आपको किन पर फोकस करना है। मैंने क्या कहा? बोलो, फर्स्ट फैक्टर वो इनएस्केपेबल है, दूसरा इरिवर्सिबल है, तीसरा कॉम्प्लेक्स है, मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है। कब बनेगा कॉम्प्लिकेटेड? जब सेंडर और रिसीवर एक दूसरे को नहीं जानते। और दोस्तों, चौथा फैक्टर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का और एलिमेंट जो हम कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज कंटेक्सचुअल। कंटेक्सचुअल, सर व्हाट इज दिस? कंटेक्स्ट, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस। कुछ लोग होते हैं जो कंटेक्स्ट के अनुसार अपना कम्युनिकेशन बदलते हैं। हम बोलते कैसे रंग बदल रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, अभी क्या बोल रहा है। जब वो व्यक्ति सामने नहीं है, कुछ और ही सिचुएशन है, तो अपना पूरी भड़ास निकाल रहा है उस व्यक्ति के बारे में। जैसे वो व्यक्ति आ गया, ओ सर यस कम 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 कम, अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट ये अपना क्या करते हैं, कम्युनिकेशन बदलते हैं। और हम कहते हैं ये जो कंटेक्सचुअल होता है ना इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग अपने साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट को मीट करने के लिए कम्युनिकेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 लोग हैं, विल से जस्ट फॉर द एग्जाम्पल पर्पज आई एम सेइंग, व्हाट इज योर नेम? सुरुचि। श्रावणी और सुरुचि दोनों का एग्जाम्पल लेते हैं। वर्चुअल स्टूडेंट्स आप खुद का ले सकते हो। श्रावणी और सुरुचि दोनों का एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब मान लो सुरुचि को बात कम करना पसंद है फॉर एग्जाम्पल, और श्रावणी को बात ज्यादा करना पसंद है। अब दोनों का एक कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं। सुरुचि पूना से दिल्ली ट्रेन सफर करने के लिए बैठ गई। जिस कंपार्टमेंट में सुरुचि बैठी है वहां पर एक फैमिली भी आया है, फैमिली भी अपने
उस पूरे फैमिली के साथ में हम कह सकते हैं दिल्ली जा रहा है, सुरुचि जस्ट उनके बगल में बैठी है। पूरा दिल्ली आने तक ना ही सुरुचि ने उनसे बात की, ना ही उन्होंने सुरुचि से बात की। अब उनमें से भी वो जो लोग थे वो सुरुचि की कैटेगरी के थे, ठीक है, तो दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की, बिकॉज दोनों के साइकोलॉजिकल नीड्स उस कम्युनिकेशन के लिए एनकरेज नहीं करती है उनको। उनकी हम कह सकते हैं फितरत में है कि कम बात करना, बट इसके अपोजिट श्रावणी, वो लोग कम बात करते हैं, बट श्रावणी वहां पर बैठ गई। और मान लो श्रावणी पुणे से दिल्ली जा रही है और वो फैमिली सेम फैमिली है। जहां तक दिल्ली पहुंचते श्रावणी उन फैमिली की कुंडली निकाल ले रही है बाहर कि उनके घर में कौन है, कितने बच्चे हैं, किसकी शादी हो गई, किसकी नहीं, वगैरह वगैरह, वो दिल्ली क्यों जा रहे हैं, सब कुछ श्रावणी को पता है। और श्रावणी के बारे में न चाहते भी उनको सब पता है। अब ऐसा जब कोई व्यक्ति कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, वो क्यों इन्वॉल्व हो रहा है? बिकॉज उसके साइकोलॉजिकल नीड्स और डिजायर्स कह रहा है भैया अगले 20 घंटे काटने हैं सफर के, तो कुछ ना कुछ तो डिस्कशन होना चाहिए ना, ब्रेन को कुछ ना कुछ तो वहां पर एक्सरसाइज होना जरूरी है। मैं जो बोल रहा समझ रहा क्या? तो ये लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट क्या करते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को डिसाइड करते हैं। अब कुछ लोग जो क्लास में होते हैं ना, एकदम आदर्श स्टूडेंट, आइडल स्टूडेंट की तरफ बढ़ते हैं, एकदम आइडल, यस सर मुझे देख रहे हैं, सब मेरे फ्रेंड्स मुझे देख रहे हैं, आई एम आइडल स्टूडेंट, एकदम गाय की तरफ बढ़ते हैं, राजा हरिश्चंद्र, यस सर, सब बता रहे। बट जैसे ये बच्चे अपने कंफर्ट जोन में चले जाते, मतलब जैसे अपने घर जाते, जैसे अंदर घर में गए, बैग डाली, आई जेवल अवार्ड, इनका लैंग्वेज शुरू होता है, खाना परोसो इमीडिएटली, और इनका जो बात करने का टोन है ना वो चेंज हो जाता है। बिकॉज दिस पीपल विल ऑलवेज गेट इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट। मैं जो बोल रहा हूं समझ रहा है? एक व्यक्ति अपने ऑफिस में कितना भी सुपीरियर बॉस क्यों ना हो, एकदम जबरदस्त, लोग उसे कांपते हैं, एकदम ऐसा डरते हैं, घर में गया, बिकॉज घर की सिचुएशन अलग है, तो ये अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो मैं कह रहा हूं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आपको ध्यान रखना है, ये 4 एलिमेंट्स है जो आपके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। अगर आप इन 4 एलिमेंट्स पर फोकस करोगे ना दोस्तों, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आप हर वक्त एक ऐसे पड़ाव पर लेके जाओगे जो आपका अच्छा ही होगा। मैंने कहा 4 एलिमेंट्स, और जिसे हम कहते हैं 4 प्रिंसिपल्स, 4 रूल्स जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के आपको ध्यान में रखना। पहला रूल क्या है? एक चीज समझो, किसी के भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को एस्केप मत करो। मतलब कोई आपको एसएमएस कर रहा है, कोई आपको ईमेल कर रहा है, कोई आपको मान लो टेलीफोन पर आपको फोन लगा रहा है, आप उसको अगर निग्लेक्ट कर रहे हो तो वेरी अटेम्प्ट नॉट टू कम्युनिकेट समथिंग। मैं जो बोलो समझो, आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी उससे झलकती है। अगर आप उस पर्सन से बात नहीं करना चाहते हो, मैसेज रख दो, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, बट नॉट रिप्लाइंग इज नॉट गुड इनफ। सेकेंड, इरिवर्सिबल है, शब्दों को सोच समझ कर क्या करो, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करो, वरना वो एक बार वर्ड्स कह दिए देन इट कैन नॉट बी टेकन बैक, वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अगर आप उस अपोजिट पर्सन को नहीं समझते कि उसकी शख्सियत क्या है, उसकी हैसियत क्या है, वो अगर आप नहीं समझोगे, वो कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो उसको समझो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से पहले। इसलिए अक्सर जब लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में फोन लगाते हैं, रिसेप्शन डेस्क पर बात करते हैं, तो कहते उनको पता है रिसेप्शनिस्ट है, प्लीज गिव द कॉल टू योर मैनेजर, बिकॉज द पर्सन हु इज कॉलिंग he knows that he is talking to the receptionist, please give the call to your manager. If you don't know and you start shouting at the receptionist itself, 5 मिनट बाद वो बोलेगी, सर आई एम द रिसेप्शनिस्ट, शैल आई पास ऑन टू द मैनेजर, हो गया। आपने आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स कर दिया, बिकॉज यू कुड नॉट अंडरस्टैंड द अदर पर्सन। अरे यस और नो। एंड कंटेक्चुअल, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, जो एक पर्सन के सिचुएशनल नीड्स होती है, रिलेशनल नीड्स। रिलेशनल कंटेक्स्ट कैसे होता है, कुछ स्टूडेंट्स और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, वो एकदम शांत स्वभाव के होते हैं, बट कब तक, जब तक उनको कोई छेड़े ना। अगर उनको पता चला कि किसी ने मेरे बारे में ऐसा कहा, हाँ उसने मेरे बारे में ऐसा कहा, देन दे विल रिएक्ट, देन वो अपने टिट फॉर टैट बिहेवियर रखेंगे, तब तक एकदम शांत स्वभाव के। बिकॉज ये लोग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन क्या करते हैं, अपने स्वभाव को चेंज करते हैं और कम्युनिकेशन को चेंज करते हैं। रिलेशनल कंटेक्स्ट, टिट फॉर टैट बिहेवियर, वो भी होता है। सो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, जस्ट इन ब्रीफ मैंने आपको बता दिया, सबको समझा है? अरे बोलो भाई। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज अ वाइडर कंसेप्ट व्हिच इंक्लूड्स विद इन इट, बोलो, ओरल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल, टेलीफोन, वी कैन से कम्युनिकेशन थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आता है। अब
ये सेकंड फैक्टर, एक्टिव लिसनिंग। हर एक व्यक्ति को लगता है कि मैं अच्छा एकदम एक्टिव लिसनर हूं। नहीं, एक्टिव लिसनर की कुछ क्वालिटीज होती है, एक्टिव लिसनर के कुछ प्रॉपर हम कह सकते हैं एबिलिटीज होती है, जिसमें हम कहेंगे एक एक्टिव लिसनर को, जस्ट ब्रीफ कर रहा हूं, एक एक्टिव लिसनर को स्पीकर की हर वक्त स्पीकर की तरफ ध्यान रख के उसकी बातों को ध्यान से सुनना होता है। अगर आप स्पीकर की तरफ ध्यान रख रहे हो और उसकी बातों को सुन रहे हो, मतलब आप रिस्पेक्ट दिखा रहे हो स्पीकर को। एक एक्टिव लिसनर को बीच बीच में स्पीकर की बातों को कंफर्म करना होता है इन अ डिफरेंट वे, वर्बल नॉन वर्बल। समझे कि नहीं? यस सर, अरे यस और नो, यस सर। इट कैन बी वर्बल नॉन वर्बल। आप सोचो ना, अगर ये एक्टिव लिसनिंग टर्म नहीं होता, टेलीफोन पर जो लोग बात करते हैं घंटों, फॉर एग्जाम्पल अपोजिट पर्सन से कोई बात कर रहा है, आप सुन रहे हो, आपने टेलीफोन हाथ में रखा है, बीच में आप बीच में कहते हैं ना अच्छा मग ओ, आप रिप्लाई करते हो कि नहीं? अगर आप ऐसा नहीं करते, वहां से आप बात कर आप लेके बैठे हो, वो बोल रहा है, आप सुन रहे हो, मतलब आप एक्टिव लिसनर नहीं हो। वो 2 मिनट बाद बोलेगा है क्या? Yes or no? Why? Because you're not replying what he expects from you. और yes or no? वो कहते हैं एक्टिव लिसनर बनो। अभी एक्टिव लिसनिंग क्या होता है सुन लो, ये अभी तक नहीं बताया मैंने। एक्टिव लिसनर उसे कहते हैं जो किसी भी मैसेज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को सुने, मतलब वो उस मैसेज को सुने, सुनने के बाद वो उसे अंडरस्टैंड करे, अंडरस्टैंड करने के बाद उस मैसेज को लर्न करे, और उस मैसेज को अंडरस्टैंड और लर्न करते वो उस मैसेज को एंजॉय करे। सो आई विल से एंजॉइंग योर इंफॉर्मेशन, लर्निंग योर इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन इन अ सिंपल वे इज एक्टिव लिसनिंग। अब एक्टिव लिसनिंग ये जो स्किल है, ये अक्सर स्कूल्स में नाउअडेज बच्चों को राइट फ्रॉम वी कैन से प्ले ग्रुप और नर्सरी ये पढ़ाया जा रहा है। कैसे? इन द वे हम कह सकते हैं एक्टिव लिसनिंग जो वैसे बता रहा हूं, वैसे एक्टिव टीचिंग आ रहा है, वर्चुअल टीचिंग आता है। स्टूडेंट्स को वहां पर पहले के जमाने में, आई रिमेंबर व्हेन आई वाज स्टूडेंट ऑफ वी कैन से प्ले ग्रुप और नर्सरी, उस वक्त इन द ईयर आई कैन से 1985-86, उस वक्त कुछ हमारे स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर हमें एप्पल ड्रॉ करके दिखाते थे, या एप्पल का फोटो होता था। नाउअडेज रियल एप्पल बच्चों को देते, this is apple, this is banana. Now the way they are being taught, why? That is active teaching. तो सेम वे एक्टिव लिसनिंग आता है। एक्टिव लिसनिंग में भी आप उस स्पीकर के साथ जब तक वो बात कर रहा है, आप उसे बीच में टोकते नहीं हो, उस स्पीकर की बातों को समझते हो। देयर कैन बी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, यू हैव टू बी पेशेंट इन एक्टिव लिसनिंग। वो क्वालिटीज एक्टिव लिसनिंग के आपके अंदर आने से आपका कौन सा स्किल इंप्रूव होने वाला है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। कई बार हम ऐसा कहते हैं, अगर आप एक्टिव लिसनर बनते हो तो काफी चीजें आपको ज्यादा समझती है, अगर आप स्पीकर बनते हो आपको चीजें कम समझती है। लिसनिंग क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीकिंग क्वालिटी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज देयर आर मेनी लेस लिसनर्स एंड देयर आर मेनी स्पीकर्स। सो एक्टिव लिसनिंग के बाद जो क्वालिटी आती है वो क्रिटिकल थिंकिंग। ये तो मैं कहूंगा किसी के पास अचानक से नहीं आती है, दिस क्वालिटी हैज टू बी डेवलप्ड, क्रिटिकल थिंकिंग। देखो कितने तो भी लोग ऐसे हैं जो अपने लाइफ में सही डिसीजंस लेने के लिए किसी पर डिपेंडेंट होते हैं, बिकॉज दे देमसेल्व्स नो कि दे आर नॉट कैपेबल इनफ टू टेक अ डिसीजन। क्रिटिकल थिंकिंग में जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, हैविंग अ क्वेश्चनिंग माइंड मतलब क्या? किसी भी फैसले पर आने से पहले, किसी भी फैसले पर आने से पहले उस प्रॉब्लम को, किसी भी प्रॉब्लम के फैसले पर आने से पहले उस प्रॉब्लम के हर एक अल्टरनेटिव को, हर एक सोल्यूशन को पहले समझना, उसको परखना, और उसमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव लगे उसे सिलेक्ट करके फिर उस फैसले को लेना, इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। और इसलिए अक्सर हम हमारे एल्डरली वंस, पेरेंट्स पर किसी अपने लाइफ का, करियर का आपका क्वेश्चन है 10th के बाद क्या करना है, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है विच कैन चेंज योर लाइफ। तो ये इंपॉर्टेंट फैसला आप अकेले लेते हो क्या? नहीं, क्योंकि उस समय में जब आप 10th स्टैंडर्ड पास करते हो आपके पास इतना क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स नहीं होता है। मतलब दिस स्किल इज डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय एक्सपीरियंस। दिस स्किल इज डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय एक्सपीरियंस, बाय मैच्योरिटी, द वे यू लिव योर लाइफ, द सराउंडिंग इन विच यू लिव, दैट विल डेवलप योर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। अरे समझ रहा है कि नहीं? और इसलिए कई बार हम ऐसे स्टेटमेंट्स भी देते, यार वो है ना अपने एज से थोड़ा ज्यादा ही मैच्योर्ड है, अपने एज से थोड़ा ज्यादा ही मैच्योर्ड है, क्योंकि वो कुछ ऐसी बातें करता है जो उसके एज को शोभा नहीं देती, उसे बड़े लोगों को शोभा देती है, बिकॉज इज ओवर मैच्योर्ड, मतलब उसके थिंकिंग स्किल्स काफी एक्टिव है।
अरे समझ रहा है कि नहीं? सो दिस क्रिटिकल, वेयर आर सम पीपल आर वाइस वर्सा. हाँ, हम उसे कहते हैं अरे वो थोड़ा सा चाइल्डिश है, अपने एज से थोड़ा सा चाइल्डिश है, बिकॉज दे आर डोंट हैव दैट थिंकिंग एबिलिटीज. आई होप यू आर गेटिंग इट. तो ये थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग से जुड़ता है. एंड देन जो मैं इमोशनल इंटेलिजेंस का आपको स्टोरी दिया हो दोस्तों, ध्यान रखना, मैंने आपको कहा इमोशनल इंटेलिजेंस हर पर्सन के पास कुछ ना कुछ परसेंटेज में होता है. जिस पर्सन के इमोशनल इंटेलिजेंस के 3 लेवल्स होते हैं, कितने? 3. जिसने ये तीनों लेवल्स पास किए ना, वही वाकई में इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन होता है. इमोशनल इंटेलिजेंट एक पर्सन का कितना है ये अगर जानना है तो उसके लिए एक टूल है. टूल जैसे बुखार है या नहीं वो देखने के लिए थर्मामीटर है, सेम वे इमोशनल इंटेलिजेंस आपका कितना है ये जानना है तो उसके लिए एक टूल है जिसको हम कहते हैं इमोशनल कोशेंट. क्या कहते हैं? इमोशनल कोशेंट क्या है? ये इमोशनल कोशेंट एक ऐसा मेजरिंग टूल है जिससे आप एक व्यक्ति के इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल को जान सकते हो. मैंने कहा 3 लेवल्स होती है इमोशनल इंटेलिजेंस की, ध्यान रखना. पहला लेवल होता है जिसको हम कहते हैं पर्सनल मास्टरी. क्या कहते हैं? अरे बोलो भाई. पर्सनल मास्टरी. अब ये पर्सनल मास्टरी मतलब क्या? ये लोग ये लेवल पर होते हैं, जो लोग सिर्फ फर्स्ट लेवल को क्रॉस करते हैं ना, ये लोग सिर्फ खुद को समझते हैं, खुद के नीड्स और वांट्स को समझते हैं, इनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता. ये जहां पर भी जाएंगे इनका पर्सनल मास्टरी होता है, इनको पता होता है इनको क्या चाहिए, इनको क्या नहीं चाहिए, एंड दे विल ऑलवेज फोकस ओनली ऑन देयर पर्सनल मास्टरी स्किल्स. और हम दुनिया ऐसे लोगों को सेल्फिश कहती है. दुनिया ऐसे लोगों को क्या कहती है? सेल्फिश. बिकॉज ये लोग सिर्फ, अरे बोलो, खुद के बारे में और खुद के नीड्स और वांट्स के बारे में ही सोचते हैं. बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पर्सनल मास्टरी के अलावा 1-to-1 स्किल्स जिसको हम कहते हैं ग्रूम करते हैं. मतलब 1-to-1 में भी ये लोग क्या होते हैं? इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं. ये लोग खुद को तो समझते हैं, किसी और व्यक्ति जो उनके साथ रहेगा ना उसको भी समझते हैं, किसी और व्यक्ति को जो उनके साथ रहेगा उनको समझते हैं. मतलब ये लोग 1-2 लोगों के साथ कंफर्टेबल होते हैं, ये 1-2 लोगों के साथ एडजस्ट भी कर सकते हैं, उनको हेल्प भी करेंगे, मैक्सिमम 1 या 2 लोग. बट जैसे ही ये लोग मल्टीपल 8, 10, 15, 20 टीम में जाते हैं, टीम में सोसाइटी में जाते हैं, तो ये लोग अपना जो बिहेवियर है वो जिस तरह का होना चाहिए इमोशनल इंटेलिजेंट लेवल वो बता नहीं पाते, रख नहीं पाते, और ये लोग रिएक्ट करना शुरू कर देते बिकॉज दे फील इट इज लिटिल बिट क्राउडी एंड दे आर नॉट कंफर्टेबल इनफ बिकॉज दे हैव अटेंड ओनली द सेकंड लेवल विच टॉक्स ऑफ 1-to-1. 1 या 2 लोग, ज्यादा नहीं. बट जो लोग 1-to-anyone एंड 1-to-many लेवल होता है, इनको हम टीम पर्सन कहते हैं. और ये लोग किसी भी कोई भी पर्सन है उनके साथ इजीली अपने आप को क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. 5 लोग हो, 50 हो, 500 हो. और जो इस 3rd लेवल को सबको क्रॉस कर लेते हैं, तीनों लेवल्स जो क्रॉस करता है उसको हम अक्सर संत महात्मा, मैं बता रहा हूं आपके धर्म में किसी भी धर्म गुरु को आप देखो वो तीनों लेवल्स क्रॉस कर चुके हैं. संत महात्मा लोग तीनों लेवल्स क्रॉस कर चुके होते हैं. ह्यूमन बींग्स जो तीनों लेवल को क्रॉस करते हैं वो स्पिरिचुअल हो जाते हैं. जो ह्यूमन बींग्स तीनों लेवल क्रॉस कर लेते हैं वो स्पिरिचुअल पर्सन बन जाते हैं बिकॉज वो दूसरों को समझने की काबिलियत रखते हैं. मैं जो बोल रहा हूं समझ रहा है कि नहीं दोस्तों? ये बहुत सिंपल टर्म है बट इसको मैं कहूं मेरे लाइफ के लिए, व्हेन आई स्टार्टेड दिस टीचिंग इन 2007, at that time I was not that emotionally intelligent, but again and again when I used to teach this, my mind used to say why I am not developing this. And believe me, I tried to gain this quality over a period of time, and I can say today I have reached somewhere at 60-70% of accuracy level in emotional intelligence. Still there is a lot of scope for improvement, but yes, there is always a scope for improvement. I'll say rather than taking it a theoretical concept, okay, इमोशनल इंटेलिजेंस वाकई में इतना अच्छा है तो क्यों ना मैं अपने लाइफ के साथ इसको जोड़ दूं. आप किसी भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्कूल्स में जाओ, किसी भी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, आप जैसे ओरिएंटेशन कोचिंग में जाओगे, आपको यही पढ़ाया जाएगा कि आपके इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशंस, आपके एक्टिव लिसनिंग स्किल्स, आपका क्रिटिकल थिंकिंग, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, जब आप ये डेवलप करोगे तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, यू विल क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट. अरे यस और नो दोस्तों? सब लोग मेरे साथ हैं? मैंने कहा इमोशनल इंटेलिजेंस आप ग्रूम कर सकते हो, आप डेवलप कर सकते हो. किसको करना अगर है तो उसके 2 रिक्वायरमेंट्स हैं.
वो आप फॉलो करो, आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो। और जो मैं बता रहा हूं ना, वो सुनने के बाद आपको पता चलेगा आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो कि नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आप में लाना है तो उसके दो रिक्वायरमेंट्स है, दो कॉम्पिटेंसीज है, जिसमें हम कहते हैं एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन के पास पहला रिक्वायरमेंट जो होना चाहिए, ही मस्ट बी हैविंग पर्सनल कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब क्या? स्ट्रेंथ, पर्सनल स्ट्रेंथ। व्हाट इज पर्सनल स्ट्रेंथ? हर एक पर्सन के पास नहीं होता दोस्तों। सर क्या बात करो, सही है, पर्सनल कॉम्पिटेंस हर एक पर्सन के पास नहीं होता। क्यों? बिकॉज पर्सनल कॉम्पिटेंस आपसे चाहता है कि आप सेल्फ अवेयरनेस दिखाओ, आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड रहो, आप सेल्फ मोटिवेटेड रहो। अगर किसी व्यक्ति के पास ये तीनों क्वालिटीज है तो उसके पास कौन सा है? पर्सनल कॉम्पिटेंस है। देखो कितने तो भी लोग ऐसे हैं जिनको अपने जिम्मेदारियों के बारे में एहसास कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उन्हें पता होता है उनका कौन से समय पर क्या जिम्मेदारी है। अगर एग्जाम नजदीक आ रही है, उन्हें किसी की कहने की जरूरत नहीं, ऑलवेज फोकस ऑन द स्टडीज। सेल्फ अवेयर, सेल्फ डिसिप्लिन। उन्हें क्लास है, अलार्म लगाओ, उठो, किसी और को उन्हें उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दे आर सेल्फ डिसिप्लिन, दे नो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेल्फ मोटिवेटेड, अगर एग्जाम नजदीक आ रही है, किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी। दे आर सेल्फ मोटिवेटेड, दे नो दे हैव टू स्टडी एंड फ्रॉम डे वन दे विल स्टडी बिकॉज दे आर सेल्फ अवेयर एंड सेल्फ डिसिप्लिन. So that's the reason they are self-motivated. Why I'm using these words from your point of view, friends, to help you understand. I can give you different examples for this. But देखो, सेल्फ अवेयरनेस, अपने जिम्मेदारियों का एहसास, सेल्फ डिसिप्लिन, अपने ऊपर का कंट्रोल, डिसिप्लिन, और सेल्फ मोटिवेटेड जो लोग रहेगा उनके पास पर्सनल कॉम्पिटेंस होगा, और हम कह सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस का फर्स्ट लेवल है. मेजॉरिटी ऑफ पीपल, इवन व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, I was not that emotionally intelligent. My mother always used to what? Groom me. My mother always used to force me. पढ़ाई कर, एग्जाम आ रही है, पढ़ाई कर. मैक्सिमम बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, बिकॉज हमें ये क्वालिटी बचपन से इन इंडियन कल्चर हमें ये नहीं मिलती, बिकॉज वी आर ऑलवेज पैम्पर्ड. मुझे बोलो समझ रहा है? वेयर एज यू गो टू यूरोपियन कल्चर, यू गो टू यूएस कल्चर, वहां पर बच्चों को बचपन से ही सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाता है. When they are made self dependent, अक्सर उनके पास वो सेल्फ अवेयरनेस आ जाता है एंड सेल्फ डिसिप्लिन भी आ जाता है. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं सेल्फ डिसिप्लिन का, जो अक्सर आपके साथ भी कभी हुआ होगा. जब आप स्कूल में जाते थे, अगर अर्ली इन द मॉर्निंग 7 o'clock का आपका स्कूल है, तो पेरेंट्स, खास करके मदर, आपको सुबह सुबह जल्दी उठ बेटा स्कूल जाना है, आपको तैयार करना. एक दिन आप अगर लेट उठ रहे हो तो उनको आपको फोर्सिबली उठाना और स्कूल के लिए तैयार करना. करेक्ट? ये बहुत रूटीन नेचर कभी ना कभी हुआ होगा, बिहेवियर. द सेम थिंग यूज्ड टू हैपन राइट नाउ इन एट माय होम विथ माय किड्स. माय वाइफ ऑलवेज यूज्ड टू डू द सेम थिंग. सिंस आई हैव लर्नड ऑल दिस, वंस आई सेड हर, व्हाई आर यू यूजिंग दिस अर्ली इन द मॉर्निंग? उनको पता है 6 बजे उठना होता है, 7 बजे स्कूल है. रात में सोते हैं, उनको पता है सुबह 6 बजे उठना है. तुम सुबह 6 बजे उनको एक बार उठाओगी. अगर वो उठते हैं, वेल एंड गुड. नहीं उठते, एक दिन स्कूल मिस होने दो. अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स फायर. इनको स्कूल जाना पसंद है. एक बार स्कूल मिस हो जाएगी, उसके बाद वापस उन्हें उठाने की जरूरत नहीं. नेक्स्ट डे दे विल अगेन ऑन देयर ओन गेट अप, बिकॉज दे नो कि माई मदर इज जस्ट इन्फॉर्मिंग मी, माई मदर इज नॉट गोइंग टू वॉट टेक केयर दैट आई गेट अप. वॉट वाई दिस पीपल गेट लेजी? बिकॉज उनको पता होता है हुक और क्रूक मुझे उठाने ही वाले. बट अगर आप इस बात को थोड़ा सा अलग वे में लो, आप उसको सेल्फ डिसिप्लिन बनाना चाहते हो, तो आपको उसे क्या कर देना है? उसके हाल पर छोड़ देना है. वो अपने आप एक बार झटका खाएगा, सेल्फ डिसिप्लिन बन जाएगा. डू यू बिलीव दिस? होता है. और मैं कह रहा हूं इंडियन कल्चर में हमको पैम्पर इतना किया जाता है कि हम लोगों को सेल्फ डिसिप्लिन बनने के लिए वक्त लगता है. बट इट्स नेवर लेट, हम कहते हैं इट्स बेटर लेट देन नेवर. मैं कहता हूं पर्सनल कॉन्फिडेंस, आप सेल्फ मोटिवेटेड. अक्सर हमको मोटिवेशन के लिए किसी और के पास जाने की जरूरत पड़ती है. अगर मैं कहूं हम जो कोर्स कर रहे हैं
या हम जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं हमारे लाइफ में, तो उसके लिए अगर हम जिम्मेदारी लेते हैं, सेल्फ अवेयर है, हम सेल्फ डिसिप्लिन बनते हैं, तो हमें अपने आप मोटिवेशन मिलेगा. बिकॉज आई नो आई हैव टू क्लियर माई एग्जाम्स. आई नो 3 years डाउन द लाइन आई वांट टू बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट. यू हैव योर गोल्स, यू हैव योर ड्रीम्स. उनको दिमाग में रखकर जब आप मोटिवेट होते हो ना, किसी की मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं, सेल्फ मोटिवेट. ये पर्सनल कॉन्फिडेंस पता है किसके पास है? महेंद्र सिंह धोनी. Why he was, now we can say, why he was a great captain of Indian cricket team, because he always had that emotional intelligence capability in him. कोई भी सिचुएशन हो मैच का, कोई भी सिचुएशन, he is always self aware. जिम्मेदारी खुद लेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, ही नोज वेयर टू मेक मिस्टेक्स. हालांकि रिसेंट दिनों में थोड़ा डिसिप्लिन बिहेवियर कम हो गया, बट सेल्फ डिसिप्लिन पहले थे, तभी वो इंडियन क्रिकेट टीम में जगह बना पाए. उनका आपने एमएसडी मूवी देखा है तो युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी दोनों को सेम समय पर अंडर 19 क्रिकेट टीम में लिया गया था. बट युवराज सिंह गॉट सिलेक्टेड इन द इंडियन क्रिकेट टीम एंड महेंद्र सिंह धोनी वॉज रिजेक्टेड. और 7 साल बाद, 7 years के बाद महेंद्र सिंह धोनी को इंडियन क्रिकेट टीम में जगह मिली, whereas both were of the same age. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज महेंद्र सिंह धोनी समवेयर डाउन द लाइन उस वक्त वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं थे. उनके लाइफ में बाकी भी जिम्मेदारियां थी, whereas युवराज सिंह was focusing only on cricket. And today when he developed that quality of emotional intelligence, 10 साल में हम कहेंगे महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह दोनों का करियर देखेंगे तो महेंद्र सिंह धोनी इज फार अहेड ऑफ युवराज सिंह. मैं जो बोल रहा हूं सबको, डेफिनेटली ही हैज पास थ्रू अ डिफरेंट व्हाट लाइफ obstacle, we can say युवराज सिंह ने जो लाइफ में झेला है. बट अगेन कंपेयरिंग बोथ ऑफ देम, अदर थिंग्स आर बीइंग द सेम. आई कैन से इमोशनल इंटेलिजेंस क्वालिटी ने महेंद्र सिंह धोनी को इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन 10 साल तक बनाए रखा. बट मैंने अभी तक इमोशनल इंटेलिजेंस का एक ही आपको रिक्वायरमेंट बताया, वो कौन सा है? पर्सनल कॉन्फिडेंस. ये तो आप अचीव कर लोगे, अगर अचीव करना ये कर लोगे. बट सेकेंड जो है वो इतना आसान नहीं है. उसके लिए आपके पास नेटवर्किंग एबिलिटीज होनी चाहिए. और सेकंड को हम कहते हैं सोशल कॉम्पिटेंस. व्हाट इज सोशल कॉम्पिटेंस? सोशल स्ट्रेंथ. इमोशनल इंटेलिजेंट बनने के लिए आपके पास सोशल स्ट्रेंथ मतलब क्या? एम्पैथी होना चाहिए. एम्पैथी मतलब क्या? अंडरस्टैंडिंग अदर्स. एंड सुनो, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग अदर्स एंड इंप्रूविंग देम एंड गिविंग देम दैट व्हाट सपोर्ट टू इंप्रूव देमसेल्व्स. एम्पैथी में आप अपोजिट पर्सन को समझते हो, उसकी खामियों को समझते हो, उसके पॉजिटिविटी को समझते हो और उसको वो एक सपोर्ट देते हो जिससे वो क्या करे, ऊंची उड़ान लगा सके. जब मैं ये वर्ड पढ़ रहा हूं ना, 2007 का 2020 वर्ल्ड कप, इंडिया पाकिस्तान का फाइनल, जहां पर आखिरी ओवर इंडिया के मोस्ट स्पेशलाइज्ड बॉलर की एक ओवर बाकी, उस वक्त की 2007 में हरभजन सिंह की एक ओवर बाकी थी. इसके बावजूद आखिरी का ओवर किसी एक ऐसे नौसिखिए को देना जिसका लाइफ का पहला टूर्नामेंट है, तो ये वही व्यक्ति कर सकता है जो हर एक व्यक्ति को, अपने टीम के पर्सन को जानता है, उसकी खामियों को, उसकी खूबियों को जानता है, और उसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग अदर्स एंड गिविंग देम दैट एबिलिटी टू प्रूव देमसेल्फ. और रेस्ट वाज हिस्ट्री. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. मुझे ज्यादा डिटेल में बोलने की जरूरत नहीं है. 2007 का 2020 वर्ल्ड कप, जब महेंद्र सिंह धोनी ने जोगिंदर शर्मा, जो एक नवसिखिए बॉलर थे, जो आज इंडियन टीम में नहीं भी है, उनको और सौंप दिया था, जहां पे कमेंटेटर्स ओवर स्टार्ट होने से पहले सारे क्रिटिक्स, सारे पूरा वर्ल्ड जो इंडियन सपोर्टर है, वो सब महेंद्र सिंह धोनी को गालियां दे रहा था कि इन्होंने इनको ओवर क्यों दी. बट व्हेन एवरीथिंग हैपेंड एंड इंडिया वॉन, देन ही वॉज प्रेज्ड, बिकॉज एक इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन को पता होता है वो क्या कर रहा है. सोशल कॉम्पिटेंस उनके पास होता है, अपने टीम के लोगों को बहुत अच्छे से समझते हैं, अंडरस्टैंड देम वेल. एम्पैथी है. एम्पैथी के बाद हम कहते हैं जो बाकी की क्वालिटीज है, उसमें आता है लीडरशिप क्वालिटीज. यू मस्ट बी अ गुड लीडर. यू मस्ट हैव कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स. ये काफी लोगों में होता है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल. अगर कुछ अपनी गलती है और अगर डिस्प्यूट होने वाला है तो बराबर से टॉपिक चेंज कर लेते हैं. कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल होती है इनके पास. दे हैव दैट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. बट अगर किसी और की गलती है तो जब तक अंजाम ना भुगते तब तक ये अपने उस मैटर को नहीं छोड़ेंगे. इसको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? पर्सनल मास्टरी.
इसे क्या कहते हैं? पर्सनल मास्टरी। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मतलब ये हुआ, ये लोग ऐसे किसी भी हालात में, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में कॉन्फ्लिक्ट अगर हो भी रहा है, उसमें से कैसे बाहर आना है, ये रास्ता निकाल लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स के बाद हम कहते हैं दे मस्ट बी ए चेंज कैटलिस्ट। चेंज कैटलिस्ट मतलब क्या? कैटलिस्ट पता है, केमिस्ट्री में अक्सर यूज होने वाला एक ऐसा केमिकल है जो आपको किसी भी केमिकल के साथ जोड़ दो तो एक नया केमिकल देगा। चेंज कैटलिस्ट मतलब क्या? ये लोग किसी भी बदलाव के लिए हर वक्त तत्पर होते हैं, रेडी होते हैं, और किसी भी चेंज को इजीली समझ लेते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने पूरे करियर में वाइल डूइंग कैप्टनसी, जो कैप्टन को टीम का जब परफॉर्मेंस चल रहा है, मैच चल रही है, उस वक्त कौन से बॉलर को कब ओवर देना है, कब चेंज करना है बॉलर्स को, ये उन्होंने बहुत अच्छे से यूज किया है। इसलिए भी इंडिया काफी मैचेस जीता है। अचानक से एक पार्ट टाइम बॉलर को, सुरेश रैना जैसे बॉलर को लेके आना और उस ओवर में 2 विकेट मिल जाना, वीरेंद्र सहवाग जैसे बैट्समैन को बॉलिंग दे देना और उस ओवर में विकेट मिलना, तो ये जो थिंकिंग होता है ना, इसको कहते हैं चेंज कैटलिस्ट। मैं जो बोला समझता है कि नहीं? सो ये क्वालिटीज मैं उनके साथ रिलेट क्यों कर रहा हूं? बिकॉज ही इज अ इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन। और इमोशनल इंटेलिजेंस में ये जो मैंने सोशल कॉम्पिटेंस लिखा है ना, इसमें और भी हम क्वालिटीज लिख सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट वंस आई हैव मेंशन हो हियर। दोस्तों, मैं इस चैप्टर के जिस पहलू को आपको पढ़ा रहा हूं, जो लास्ट फैक्टर है, कौन सा? इमोशनल इंटेलिजेंस। मैंने कहा इमोशनल इंटेलिजेंस एक पर्सन का ग्रूम हो सकता है क्या, डेवलप हो सकता है? यस। किस पर डिपेंडेंट है? किस पर डिपेंडेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस? अरे बोलो। पर्सनल कॉम्पिटेंस एंड सोशल कॉम्पिटेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे हम मेजर करेंगे? इमोशनल क्वेश्चन के तहत। और इमोशनल क्वेश्चन में कितने लेवल्स आते हैं? 3। पर्सनल मास्टरी, 1 to 1 एंड 1 to many। और तीनों लेवल्स जो पास करेगा वही इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन है। अब अगर हम ये समझ चुके हैं, इस चैप्टर का पूरा ब्रीफिंग मैंने कर दिया। लेट अस गो एंड मार्क सम पॉइंट्स इन योर नोट्स। कुछ पॉइंट्स अगर मुझे लगे तो मैं आपको लिख कर भी दूंगा। आपकी नोटबुक में हेडिंग दे दो सब लोग, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आई विल से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरपर्सनल स्किल। जो मैंने शुरुआत में आपको कहा था, स्किल टू अंडरस्टैंड पीपल एंड देयर प्रॉब्लम्स, नीड्स एंड फीलिंग्स। आई होप यू गॉट टू नो। मैंने कहा था ना, हर एक घर में, हर एक परिवार में, हर एक दोस्त सर्कल में, रिलेटिव्स में आपको एक ऐसा पर्सन मिलेगा जिससे आप आपका दुख दर्द बांट सकते हो, बिकॉज इज अ पर्सन हु हैज दैट स्किल टू अंडरस्टैंड पीपल, देयर प्रॉब्लम एंड फीलिंग्स। की फैक्टर्स टू बिल्ड अ पॉजिटिव एनवायरमेंट in all areas of one's life, and they are interpersonal communication, active listening, critical thinking, emotional intelligence. Do you agree? क्या हमने ये चारों फैक्टर्स देखे? अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? तो दे हैव सेड बिटवीन 2 or more persons, interpersonal communication builds up rapport, understanding and close relationship with other persons. आप वहां पर लिख सकते हो एग्जाम्पल, फेस टू फेस, ब्रैकेट में ओरल, कॉमा, ईमेल, कॉमा, टेलीफोन, टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन, टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन एटसेट्रा। ये सारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आता है। मार्क कर रहे हो मेरे साथ? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अगर आपको इंप्रूव करना है तो उसके प्रिंसिपल्स कौन से हैं? पहला प्रिंसिपल क्या है? इनएस्केपेबल है। दूसरा, हाईलाइट करो पहले, इरिवर्सिबल है। तीसरा, कॉम्प्लिकेटेड है। चौथा, कंटेक्सचुअल है। डू यू एग्री? अब वन बाय वन मेरे साथ इनएस्केपेबल में मार्क करो क्विकली। communication cannot be avoided, communication cannot be avoided, and first line, a person continuously communicates with one another knowingly and even unknowingly. अगर आप communicate नहीं कर रहे हो तो unknowingly communicate कर रहे हो। irreversible में words once spoken can never be taken back. complicated में the involvement of various factors makes communication a complex matter. contextual में communication directly is always to the context or various contexts. they are relational context, reaction of speakers and listeners. मैंने कहा ना relational,
दे विल रिएक्ट. सिचुएशनल कंटेक्स्ट, सिचुएशनल कंटेक्स्ट में अकॉर्डिंग टू द साइको सोशल एस्पेक्ट, मतलब दैट साइकोलॉजिकल नीड्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. सुरुचि एंड श्रवणी एग्जाम्पल देखा ना. सिचुएशनल कंटेक्स्ट. एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट, दैट इज लोकेशन, सीजन, टाइम एटसेट्रा. और ये एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट की वजह से लोग अक्सर मूड चेंज करना है, चलो घूमने जाते हैं. सो व्हाई एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट, कुछ अलग एनवायरमेंट में जाएंगे तो उसका मूड चेंज हो जाएगा, बिकॉज इट्स एज पर द लोकेशन, सीजन और टाइम. कल्चरल कंटेक्स्ट, यू अंडरलाइन. रूल्स एज एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज ऑफ स्पीकर एंड लिसनर. एटीट्यूड, बिलीव्स एंड वैल्यूज ऑफ स्पीकर एंड लिसनर, ये सारे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में कंटेक्स्ट में आएंगे. कंटेक्स्ट के प्रिंसिपल्स है, रूल्स है. अब आगे दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. फंक्शंस के लिए ब्रैकेट में आप लिखा इंपॉर्टेंस. इनडायरेक्टली हम कहते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. डोंट रीड अप प्लीज. अगर हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन किसी व्यक्ति के साथ करते हैं टेलीफोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू या फिर फेस टू फेस, इंटरव्यूज में होता है ना. इंटरव्यूज में फाइनल प्रीलिम एग्जाम दिया, यूपीएससी का मेंस दिया, बट फाइनल इंटरव्यू हो रहा है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स देखे जा रहे हैं. व्हाई? बिकॉज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स है जो इंटरव्यू का एग्जांपल में दे रहा हूं, दिमाग में रखो. हमें उस पर्सन की इंफॉर्मेशन मिलती है. और यस और नो, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से हम उस पर्सन के अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझ सकते हैं एंड वी आर एबल टू बिल्ड आवर अंडरस्टैंडिंग एज रिगार्ड्स हिम. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से हम उस पर्सन को अपनी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने का एक मौका दे सकते हैं. वो पर्सन कितना कॉम्पिटेंट है, इट हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग आइडेंटिटी. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आपके इंटरपर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करेगा, जिसमें आपकी आइडेंटिटी, आपका लीड अदर्स एंड प्रूव वंस एबिलिटीज, मतलब कंट्रोल नीड्स, आपकी अफेक्शन नीड्स, नीड ऑफ रिकॉग्निशन एंड डेवलपिंग रिलेशनशिप्स विद मेंबर्स. आप देखो ना, किसी भी इंटरव्यू में आपको यही पूछा जाता है कि आप टीम के अंदर कैसे परफॉर्म करोगे. बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जब कोई भी पर्सन इंटरव्यू के लिए जाता है, सीवी होता है ना, सीवी करिकुलम विटे, रेज्यूम. रेज्यूम के अंदर आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस लिखने होते हैं. और काफी लोग जब स्ट्रेंथ लिखते हैं तो उनको लिखना होता है आई एम अ टीम पर्सन, आई कैन वर्क इन अ टीम. तभी जाकर आपको सिलेक्ट किया जाएगा. इफ यू से नो आई कैन वर्क अलोन ओनली एट होम, because when you are coming to an organization they want a person who is team person. और अगर आप लिखो I am a team person, highly mobile मतलब आप किसी भी लोकेशन में जाने के लिए रेडी हो, you'll be selected fast. मतलब आप क्या पॉइंट्स लिखते हो उसके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. they will ask you questions on that. so I'll say ये कितने पॉइंट्स हो गए? 4 पॉइंट्स. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से हम उस पर्सन के बारे में जानते हैं, हम उस पर्सन के बारे में समझते हैं, हम उस पर्सन की आइडेंटिटी, उसकी शख्सियत को समझेंगे, उसके नीड्स को समझेंगे. इन 4 बातों से हम क्या कर, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से ये 4 बातें हमें समझेगी, विल गेन दैट इंफॉर्मेशन. अगर आपको इंटरपर्सनल स्किल्स इंप्रूव करने हैं, आप में से किसी को, वर्चुअल स्टूडेंट्स आपको भी, तो ध्यान दो. फर्स्ट, यू मस्ट बी ब्रॉड माइंडेड. आप ये मत सोचो कि आप वर्चुअल देख रहे हो, इमेजिन करो आप लाइव देख रहे हो. यू मस्ट बी ब्रॉड माइंडेड. ब्रॉड माइंडेड. Then there must be congruency in communication element. Congruency का के स्टूडेंट टेंशन में, congruency मतलब क्या? आपके शब्दों में और आपके बॉडी लैंग्वेज में सिमिलैरिटी होनी चाहिए. आप congruency को अंडरलाइन कर लो. सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी. लोग बोलते कुछ और बॉडी लैंग्वेज से दिखता कुछ और है. बोलते वक्त लग रहा है कि वो सब सच बोल रहा है, बट बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है वो झूठ बोल रहा है. और yes or no, what they are saying, words spoken should be in congruence with other elements of communication like, अरे बोलो बॉडी लैंग्वेज. मैंने आपको एग्जांपल दिया था किनेसिक्स में. आपके फ्रेंड को आपने बोल दिया क्या हुआ बोलना, बोलता कुछ नहीं. नहीं कुछ तो हुआ है. बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोल रहा है, कुछ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता. यस और नो, ऐसा होता है. तो आप ध्यान रखो, कॉन्ग्रुएंसी इन कम्युनिकेशन. उसके बाद लिसनिंग इफेक्टिवली. Only when the message conveyed by the sender is fully understood by the receiver, this effective listening is essential. I hope it is clear. Communication कब complete होगा? Only when the sender's message received or listened properly by the receiver. Clear है? दोस्तों एक सेकंड, इस चैप्टर में
जो 4 फैक्टर्स है उसमें से पहला फैक्टर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसके 3 क्वेश्चन हमने देखे, ध्यान दो। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मीनिंग देखा है, उसके प्रिंसिपल्स देखे हैं, और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस जो हमने समझा है, और इंटरपर्सनल स्किल्स को इंप्रूव करना है। मीनिंग को छोड़ोगे तो प्रिंसिपल्स है, इंपॉर्टेंस है, और उसके क्या है, इंप्रूव करने के स्किल्स है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के। अगर शॉर्ट नोट आता है ना, सुनो, शॉर्ट नोट आ गया, ध्यान दो, ये पॉइंट आपको समझना है। नाउ दिस पॉइंट हैज टू बी अंडरस्टूड। शॉर्ट नोट आ गया, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, आई विल राइट द मीनिंग। उसके बाद मेरा नेक्स्ट रीडिंग होगा प्रिंसिपल्स, मैं सिर्फ 4 प्रिंसिपल्स मेंशन करूंगा। उसके बाद मेरा नेक्स्ट रीडिंग होगा, बोलो, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंस के मेंशन करूंगा। उसके बाद लिखूंगा स्किल्स टू इंप्रूव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, वो 3 स्किल्स को मेंशन करूंगा, और एंड में कंक्लूजन आएगा। और कंक्लूजन जो इस चैप्टर का प्रोवर्ब दिया हुआ है ना, बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, हम देखते हैं उसको बाद में। सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक्टिव लिसनिंग, देखो वो कुत्ता भी एक्टिव लिसनिंग कर रहा है, डॉगी एक्टिव लिसनिंग। व्हाट इज डूइंग, मार्क करो मेरे साथ। लिसनिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस as it requires listening to number 1 obtain information, number 2 understand it, number 3 enjoy it, number 3 learn it। दोस्तों, जब ये चारों फैक्टर्स और चारों एलिमेंट्स किसी भी लिसनिंग में प्रेजेंट होंगे तो लिसनिंग कैसे बनेगा, एक्टिव लिसनिंग। हम लोग अभी डिस्कशन में इन्वॉल्व है। देखो, हर स्टूडेंट क्लास में या वर्चुअल स्टूडेंट्स मेरे साथ उतने इन्वॉल्व होंगे जरूरी नहीं है, बिकॉज हर एक के दिमाग में कुछ और विचार चल रहे हैं। बट अगर आपके दिमाग में कोई विचार नहीं चल रहा है, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कोई स्टूडेंट्स वहां पर ऐसे मोड में है कि अगर 2 मिनट के लिए मैं यहां पर रुक जाऊं तो वो सो जाएंगे, क्योंकि उनके पास वो एक्टिव लिसनिंग स्किल अभी दिख नहीं रहा है, बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही बाया कर रहा है। तो हम कहते हैं एक्टिव लिसनिंग में आप ऐसे लिसन करते हो कि आप इंफॉर्मेशन को समझने की इच्छा दिखाते हो, आप उसको अंडरस्टैंड करते हो, आप उसे एंजॉय करते हो, थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज यू शो इट, आप उसे एंजॉय भी करते हो और उसे लर्न भी करते हो। एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग क्वालिटीज से सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को, जिस स्पीकर के साथ आप एक्टिव लिसनिंग दिखाओगे ना, उस स्पीकर के साथ आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाते हैं, बॉन्डिंग बढ़ता है। हेल्प्स अ पर्सन टू ग्रो इन हिज करियर। लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में लिसनर की जरूरत होती है, स्पीकर्स की नहीं, स्पीकर सब होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप एक्टिव लिसनर होते हो ना, तो अपने आप ग्रो हो जाओगे। आप क्या करते हो, वेल इन्फॉर्म्ड रहते हो, बिकॉज ज्यादा सुनते हो ना, जानकारी ज्यादा मिलती है आपको, वेल इन्फॉर्म्ड। और आपके उस एक्टिव लिसनिंग स्किल की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को आप हेल्प करोगे टू मीट इट्स ऑब्जेक्टिव्स, बिकॉज आपके ऑर्गेनाइजेशन आपसे क्या चाहती है आपने प्रॉपर्ली समझ लिया और आपने उसको वैसे ही क्या किया। कई बार आपने काम किया, कई बार लोग कहते हैं मुझे पता ही नहीं था मुझे ये करना है, पूरा काम होने के बाद, बिकॉज दे आर नॉट गुड एक्टिव लिसनर्स। सो एक्टिव लिसनिंग में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी अचीव करने को आप हेल्प करोगे। सुनो, इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेन द गाइडलाइंस फॉर एक्टिव लिसनिंग। और जब गाइडलाइंस या पॉइंट्स आ गया, स्टेप्स आ गया फॉर एक्टिव लिसनिंग, मेरे साथ इंपॉर्टेंट स्टेप्स वहां पर मार्क करो, जो 10 स्टेप्स दिए उनमें से इंपॉर्टेंट वंस आई विल से। एक्टिव लिसनिंग में सबसे पहले प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर लिसनिंग। जैसे कोई बोलने आ रहा है, समझ जाओ अभी आपको झेलना है, prepare yourself for listening. So first you have to mentally prepare yourself, then maintain eye contact, वरना फिर लगता है कि the speaker's respect is not shown. You have to maintain eye contact, take keen interest, नहीं भी होगा तो भी दिखाओ, take keen interest. Then I'll say keep your mind active, take notes, observe the elements of communication जैसे कि body language, movement, facial expression, tone and modulation of voice. Avoid yawning or whispering, khusur khusur, yawning, avoid that. स्पीकर सामने बैठा हो गया, जो बोलने वाला है वो भी भूल गया क्या बोलना है उसको, आपका यॉर्निंग देखकर। सो अवॉइड यॉर्निंग, बी अवेयर ऑफ योर फीलिंग्स को स्किप करो, थिंक क्रिटिकली, रीस्टेट व्हाट द स्पीकर सेड। अरे समझे कि नहीं, यस सर, रीस्टेट, स्पीकर बोल रहा है, चलो रिपीट करो एक बार, रिवाइज करो, रीस्टेट व्हाट द स्पीकर सेड टू मेक श्योर यू हैव अंडरस्टूड द कंटेंट ऑफ द मैटर स्पोकन। इन केस ऑफ डाउट, गेट इट क्लैरिफाइड बाय आस्किंग क्वेश्चन। हाउएवर, अवॉइड फ्रीक्वेंट क्वेश्चनिंग एज इट डिस्टर्ब्स द स्पीकर, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो 10 क्वालिटीज है, इसमें से आप टिक मार्क करो। नंबर 1,
2, 4, 5, 9 and 10. I'll say out of this 10, 5 to 6 these qualities you must mention when the question comes on guidelines for active listening. It's better, देखो मतलब इसका कोई rigid formula नहीं, structured, आप उसको logically भी लिख सकते हो. एक्टिव लिसनर को कौन से क्वालिटीज क्या करनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए और डेवलप करनी चाहिए. क्लियर है सबको? नीचे आपका वो जो कंसेप्ट है क्रिटिकल थिंकिंग, मैंने क्रिटिकल थिंकिंग किसका क्वालिटी कहा? सीआईडी. जब देखो कैसे होता है सीआईडी का टीम कैसे क्रिटिकल थिंकिंग करता है, वो एग्जांपल सुन लो. कोई मर्डर हो गया, सीआईडी की टीम को फोन इमीडिएटली आ जाता है, मतलब पुलिस वालों को बाद में, पहले इनको आ जाता है. अब जैसे मर्डर हो गया, उनको फोन आ गया, सीआईडी की पूरी टीम वहां पर जाती है. सुन लो, सबसे पहले जब वहां पर जाते हैं ना, तो वहां पर सबूत की तलाश करते हैं. करेक्ट? मतलब क्या? वहां पर एसीपी प्रद्युमन अपनी टीम के साथ कुछ ढूंढते हैं. करेक्ट? अब उनको जो सुराग मिलेगा, उस सुराग को कई बार वो लेबोरेटरी टेस्टिंग में साळुंके के पास जाते हैं और साळुंके से वेरीफाई करते हैं. अगर आपने सीआईडी नहीं भी देखा ना, जस्ट इमेजिन करो साळुंके एक ऐसा फॉरेंसिक एक्सपर्ट है जो हर एक चीज में इनकी मदद करता है, बिकॉज दे आर नॉट एक्सपर्ट्स, दे आर, सीआईडी की टीम ओनली क्रिमिनल्स को पकड़ सकती है. तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होने के बाद वहां पर क्रिटिकल थिंकिंग होता है. वो कहते हैं ये सब लोग जब सीआईडी का टीम एक किसी मर्डर मिस्ट्री को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना, वो जब तक मुजरिम तक नहीं पहुंचते ना, उनका माइंड एक चीज का हर वक्त ये पॉइंट रखता है, वो क्या है? क्वेश्चनिंग माइंड. क्रिटिकल थिंकिंग को अगर आप मुझे पूछोगे एक लाइन में क्या है, आप उधर लिखना हैविंग अ क्वेश्चनिंग माइंड. इसको मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग बताता हूं. देखो, कई बार हमारे एक इंट्यूशन स्किल होता है, इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस हम कहते हैं, सिक्स्थ सेंस. और अक्सर उस सिक्स सेंस को लोग बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं. क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स में जिनके पास ये सिक्स सेंस होता है ना, वो क्रिटिकल थिंकिंग इतना अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते. मला वाटलं होतं, मुझे लगा था, हाँ कुछ तो गड़बड़ है, मुझे लगा था. बट जब एक्चुअली तुम्हें पता होना चाहिए था, तब तुम्हें पता था क्या? नहीं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तुम्हारे किसी फ्रेंड को किसी डिसीजन की जरूरत है और आप उसे कन्वे कर रहे हो कि नहीं मुझे लगता है ऐसा ऐसा हो सकता है, दैट मे बी द रीजन. बट वो व्यक्ति आपका सुनता नहीं है, बाद में बोलता मैंने बोला था ना तुझे ऐसा ही होगा. आई हैड थॉट, मेरा सिक्स्थ सेंस, बिकॉज यू हैड दैट थिंकिंग एबिलिटीज ओवर देयर. क्रिटिकल थिंकिंग में आपने क्या किया था? इन डेप्थ थिंकिंग किया था. तो क्रिटिकल थिंकिंग में और एक वर्ड क्या था? इन डेप्थ थिंकिंग. उधर मार्क करो उसका डेफिनेशन. क्वेश्चनिंग लॉजिकली, फालतू का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चनिंग लॉजिकली. नहीं तो क्वेश्चनिंग माइंड कुछ भी पूछ रहे हैं, वो परेश रावल जुदाई मूवी में कुछ भी पूछते रहते ना, वैसे क्वेश्चनिंग लॉजिकली every step of thinking process, every step of thinking process. In critical thinking, a person uses rigorously and skillfully the information, experience, observation and reasoning. किस लिए भाई? To guide his decisions, actions and beliefs. दोस्तों, मैंने अभी आपको CID का एग्जाम्पल दिया है, उस डेफिनेशन को फिर से पढ़ो. A person uses rigorously मतलब क्या? What is rigorously? Regularly, कंटिन्यूअसली एंड स्किलफुली. क्या? जो इंफॉर्मेशन उसके पास आती है, जो एक्सपीरियंस है उसका, जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स है उसके, जो रीजनिंग एबिलिटीज है, इन सब का वो इस्तेमाल करेगा. किस लिए? डिसीजंस, एक्शंस और बिलीफ्स तक पहुंचने के लिए. और इसलिए सीआईडी की टीम में ये सब क्वालिटीज एसीपी प्रद्युमन में है. हर एक टीम पर्सन के पास नहीं है, एसीपी प्रद्युमन में, तभी वो लीडर है. सो दे आर सेइंग ये चार क्वालिटीज क्रिटिकल थिंकर के पास होनी चाहिए. कौन से? बोलो. रिगरसली मतलब कंटिन्यूअसली एंड स्किलफुली अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग. जिसके पास ये चारों क्वालिटीज होंगे, ही इज अ गुड क्रिटिकल थिंकर. क्या क्वेश्चंस दिए? क्वेश्चन जनरली रेज्ड आर क्रिटिकल थिंकिंग में. क्या मैंने सारी बातों को कंसिडर किया है? क्या सारे अजम्पशंस टेस्ट किए? इज द रीजनिंग साउंड रीजनिंग? इज द जजमेंट जो मैं दे रहा हूं क्या वो अनबायस्ड है? ये चार क्वेश्चंस अपने आप को पूछने डिसीजन लेने से पहले. डिसीजन लेने से पहले चार क्वेश्चंस पूछने, अगर आंसर हाँ आता है तो यू हैव टू टेक द डिसीजन. एंड द लास्ट वन, क्या मेरा थिंकिंग लॉजिकल है एंड कंप्लीट है? अगर लॉजिकल एंड कंप्लीट है, यस आई कैन से द डिसीजन इज करेक्ट. वो डायग्राम मस्ट है.
क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वोंट ड्रॉ। उस डायग्राम का चेन देखो। क्रिटिकल थिंकिंग का फर्स्ट क्वालिटी, यू मस्ट हैव रीजनिंग। टू, बोलो, इवैल्यूएटिंग, अलग अलग सॉल्यूशंस को इवैल्यूएट करोगे। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उसको यूज करोगे। फिर डिसीजन मेकिंग, फर्स्ट विल बी एनालाइजिंग, माय मिस्टेक, फर्स्ट विल बी एनालाइजिंग, दैट इज स्टडिंग, देन रीजनिंग, देन इवैल्यूएटिंग, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड हमारा डिसीजन चाहिए ना हमको। और यस और नो, एंड में क्या चाहिए, बोलो ना, डिसीजन चाहिए। तो अगर डिसीजन चाहिए तो फर्स्ट यू हैव टू एनालाइज, मतलब स्टडी, देन कम आउट विद अ प्रॉपर रीजन। रीजन को आप इवैल्यूएट करोगे, इवैल्यूएट करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सॉल्यूशन को चूज करोगे और उसको डिसीजन लेके इंप्लीमेंट करोगे। मेरे साथ वो हेडिंग मार्क करो सिर्फ, एडवांटेजेस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। एक अच्छे क्रिटिकल थिंकिंग के क्या एडवांटेज हो सकते हैं? नंबर 1, 2 एडवांटेज में से पहला 1, डिसिप्लिन ब्रिंग्स रिगर एंड डिसिप्लिन। रिगर मतलब क्या? रिगर अलग, रिगरसली था वो, ये रिगर दिया। रिगर मतलब कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन टू द थिंकिंग प्रोसेस। आपके विचार फर्म है, विचार बदलते नहीं है, कॉन्क्रीट है, और हेल्प्स इन मेकिंग गुड जजमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। ये 2 एडवांटेजेस है क्रिटिकल थिंकिंग के। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, लास्ट एग्जाम में दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड डायरेक्टली। दिस स्टूडेंट कुछ भी लिख के आते, क्रिटिकल थिंकिंग का पूरा स्टोरी लिख के आते, सब लिख के आए। अरे क्वेश्चन क्या था? व्हाट आर द स्किल्स टू बी डेवलप्ड फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, और आप लिख कर आए क्रिटिकल थिंकिंग कैसे होता है, सब कुछ लिख कर आ गए। उन्होंने पूछा था व्हाट आर द स्किल्स टू बी डेवलप्ड फॉर क्रिटिकल थिंकिंग। अगर आपको क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करनी, नंबर 1 एनालिटिकल स्किल्स। मैं कहूंगा वो जो पॉइंट्स है ना ऊपर दिए हुए, सुन लो, ध्यान दो। कौन से? एनालिटिकल, रीजनिंग, देन इवैल्यूएटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन सब को अगर आपको प्रॉपर्ली क्या करना है, इंप्रूव करना है, यू मस्ट हैव दैट एनालिटिकल स्किल्स। यू मस्ट बी एबल टू क्लासिफाई एंड सीक्वेंस द what different alternatives you have in hand, comparison skills, you must evaluate, जो evaluating skills देखा था, observation skills, then you have to predict, so prediction skills, you have to keep on giving priorities skills, summarize skills, and I can say synthesize मतलब new thinking, synthesize को underline करो और तो लिखो new thinking, कुछ अलग सोच, न्यू थिंकिंग, न्यू पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचना, सिंथेसाइजिंग स्किल्स। लास्ट वन बिफोर वी स्टॉप फॉर द डे, एंड दैट पॉइंट इज क्वालिटीज ऑफ अ क्रिटिकल थिंकर। देखो, अगर मैं ऊपर के क्रिटिकल थिंकिंग के स्किल्स को समझने की कोशिश करूं जो डेवलप करनी है, आई कैन इजीली से एक क्रिटिकल थिंकर को अच्छा इवैल्यूएशन करना चाहिए, प्रॉपर एनालाइज करना चाहिए, प्रॉपर ऑब्जर्व करना चाहिए, उसको वो प्रॉपर समराइज करते आना चाहिए, उसके पास न्यू थिंकिंग स्किल्स होने चाहिए, सिंथेसाइजिंग स्किल्स होने चाहिए। सो रादर देन लर्निंग दैट सेंटेंसेस, ट्राई टू रिलेट दैट विद वन वर्ड एंड कीप दैट इन माइंड। अरे समझ रहा है कि नहीं? प्लीज कीप दैट इन माइंड। दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव सिलेबस, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। उसके अनुसार आगे एक अच्छे क्रिटिकल थिंकर के क्वालिटीज में, नंबर 1, ही हैज टू बी ब्रॉड माइंडेड, वेल इन्फॉर्म्ड, experimental, always willing to experiment new things, contextual, according to the context he will always analyze and think, reserved in making conclusion। दोस्तों ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होता है, और इसलिए जैसे ही कोई इंडिया मैच हारती है, धवन को निकालना चाहिए। बोला क्या? धवन कुछ काम का नहीं है, वो अच्छा नहीं कर रहा है, और रहाणे को क्यों नहीं ले रहे हैं? Why they are taking धवन? परफॉर्म कर रहा है कि नहीं? हम लोग कंक्लूजन निकाल के इमीडिएटली, जो लोग ऐसा कंक्लूजन निकाल रहे हैं ना, उनके पास क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स नहीं है। मैं आपको बताऊं, सिंपल एबिलिटी। व्हाई? व्हाट दे सेइंग? रिजर्व्ड इन मेकिंग कंक्लूजन। ये लोग जो क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं ना, वो अपने आप कोई भी फैसला इमीडिएटली नहीं देंगे, वो सुन लेंगे जब तक उनका माइंड एक्सेप्ट ना करे, जब तक उनका माइंड उन्हें रीजन और वो कंक्लूजन देने के लिए कहे ना, तब तो कोई किसी की बातों में आकर हाँ नहीं कहेंगे। आप देखो, एक क्रिटिकल थिंकर के पास जाओ और बोलो मैच वो भी देख रहा है, धवन को निकालना चाहिए, और जो क्रिटिकल थिंकर नहीं उसको बोलो धवन को निकालना चाहिए, अरे हाँ निकालना चाहिए, पिछले मैच में भी परफॉर्म नहीं किया उसने, ऐसा किया वैसा, शुरू हो गया। इसने सिर्फ चाबी घुमाई, वो शुरू हो गया, बिकॉज दोनों क्रिटिकल थिंकर्स नहीं है। बट जो अच्छा क्रिटिकल थिंकर है वो क्या कर रहा है?
अरे बोलो क्या दिया, पढ़ो। क्रिटिकल थिंकर टेक्स हिज डिसीजन इन, डज नॉट चाहिए था, डज नॉट टेक हिज डिसीजन। अरे बोलो इन हेस्ट, ही नोज व्हेन अ कंक्लूजन इन फैक्ट इज एंड व्हेन इट इज नॉट। कब वो फैसला कहना है और कब नहीं कहना। वो बोलता है, एक क्रिटिकल थिंकर ऐसे डिस्कशन में बैठा ना, बोलेगा अभी आप कितना ही बोलो, हमारे बोलने से कुछ फायदा होगा क्या? बोलेगा हमारे बोलने से कुछ फायदा होगा क्या? जो मैं होगा ना, हाँ, अगर हम इंडियन क्रिकेट टीम में होते, वहां पर कुछ होता, हम फैसला लेते। क्रिटिकल थिंकर देखो, कोई ये ऑड मैन आउट होते। आई होप यू आर गेटिंग इट। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू लर्न दीज क्वालिटीज इफ यू वांट टू ग्रूम देम। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू 4 मार्क्स। इज इट क्लियर? थैंक यू, थैंक्स फॉर द डे।